आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लास्ट जितनी भी मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी वो बीएड के अंदर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए थे। बट अभी ये सीडीपी के अंदर दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। केवीएस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, बीएड के एग्ज़ाम्स हों फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर, या फिर डी ट्रिपल एस बी हो, सभी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सीडीपी के बारे में सभी को पता है। एवरीवन नोज़ कि सीडीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सीडीपी के अंदर जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इवन इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पोर्शन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं इसी को अपने सेल्फ मेड नोट्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जीन पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। व्हेन यू विल गो थ्रू द बुक यू विल फाइंड कि बहुत सारा डिटेल है उसके अंदर। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनफ टाइम टू गो थ्रू if you don't have enough time to go through the theory, then you can go through these short notes and it will be really helpful for all of you. So start करते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सभी को पता है इस बारे में कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात होती है उसके अंदर तीन ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में इसमें दिया गया है। जीन पियाजे है एंड द सेकंड वन इज़ वाइगोत्से एंड द थर्ड वन इज़ कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग बात करते हैं मोरल एजुकेशन के बारे में और जो वाइगोत्से हैं ही एम्फसाइज ऑन द सोशल एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस। बट द जीन पियाजे पर्टिकुलरली ही टॉक्ड अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में उन्होंने बात करी। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और इसी के आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड पूरी सीरीज़ मिलेगी सीडीपी की। अबाउट द जीन पियाजे, सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे कि ये है कौन। ही वॉज अ जूलॉजिस्ट फ्रॉम द स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। उनको बोला गया है कि ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट बट बेसिकली ही वॉज अ जूलॉजिस्ट एंड ग्रेजुअली ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू द साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग अ डीप इंटरेस्ट इन द चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो। ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको क्यों बोला गया, ये होता क्या है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं ऊपर ऊपर से लेकिन कई बार हमें डीप उसका मीनिंग नहीं पता होता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है ही वॉज अ थॉरो गोइंग मैन। मीन्स ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, नॉट सुपरफिशियल। खाली एक जो ऊपर ऊपर से नॉलेज होती है वो नहीं था। उन्होंने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करी है हर एक चीज़ की, एक एक स्टेजेस की। एंड देन ही केम टू बी नोन एज द popular psychologist in child psychology. Then comes his theory is considered as a genetic epistemology. अभी genetic epistemology क्या है? Genetic epistemology is a kind of knowledge. अब इसे genetic epistemology ही क्यों बोला गया, इसके पीछे एक रीज़न है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने हमेशा एम्फेसाइज करा है जेनेटिक्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। और उनका कहना था कि जो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस होता है और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी एंड द इवोल्यूशन। वो कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं और वो नेक्स्ट स्टेज पे कितनी जल्दी वो जेनेटिकली किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इट विल डिटरमाइन कि उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा होगा। तो जेनेटिक्स और जो जीन्स हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसको टर्म दिया है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि हिज थ्योरी डू नॉट प्रोवाइड एनफ स्पेस टू द कल्चरल कंटेक्स्ट। इन्होंने कल्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करा, जैसा कि वाइगुत्से ने कहा है कि कल्चर के साथ इंटरेक्शन करके चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है और वो लोग अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। बट हेयर द जीन पियाजे एम्फेसाइज दैट द स्टूडेंट और द किड और द इन्फेंट जो होते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, दे ऑलवेज डेवलप विद द हेल्प ऑफ द, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ देयर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। यानी कि बायोलॉजिकली जितना ज़्यादा मैच्योर होंगे उनका हेरिडिटरी डिटरमाइन करेगा कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसा होगा, ठीक है। यानी कि उनका जो मेंटल सिस्टम है उसके ऊपर बात की गई है। ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टेज थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल स्टडी करी है तो एवरीवन माइट बी अवेयर ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द थ्योरीज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर 4 थ्योरीज के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी है जीन पियाजे की, इसे कहा जाता है स्टेज थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम सीटेट के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से जो फॉलोइंग हम लोगों को ये सारे के सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट के नाम डाल देंगे एंड द क्वेश्चन विल बी लाइक कि किसने दी थी स्टेज थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जिसने ये पढ़ा हुआ है, जिसे पता है, दे विल बी वेल अवेयर कि ये जीन पियाजे ने दी थी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है इसका इट विल मेक वन ऑफ द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज फॉर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है, इट इज़ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और द हेरिडिटी प्लेज अ मेजर रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द लर्निंग प्रोसेस। जितना भी लर्निंग प्रोसेस होता है उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ही जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो होता है वो बायोलॉजिकली पहले मैच्योर होता है फिर लर्न करता है, ठीक है। तो इवॉल्वमेंट और जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं वो तब होता है जब वो बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाते हैं और वो जब बॉडी उनकी एनहांस करती है तो वो ग्रेजुअली दे स्टार्ट लर्निंग। देन
द मेंटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज स्केमा। इसके अंदर एक स्केमा के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है कि स्केमा क्या है, ठीक है। और अलग अलग स्कीम्स जो होती हैं ह्यूमन ब्रेन की, उनको उन्होंने अलग अलग एक कंपार्टमेंट की तरीके से दिखाया है। तो होल ब्रेन सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ स्केमा, क्योंकि उनके अंदर एक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहले से वो स्टोर करके बैठे हुए हैं, तो दैट इज़ स्केमा, उसको उन्होंने स्केमा बोला है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हाउ वी एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इन्होंने कहा कि हम लोग एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं। येस, वी ऑल नो दैट इट इज एडेप्टेशन फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ, इट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन के भी दो पॉइंट्स इन्होंने बताए, एंड पहला है उसके अंदर एसिमिलेशन, देन कम्स द एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? जब आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर कुछ नई नॉलेज को लेकर के आते हैं, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग वन। आप एग्जिस्टिंग वन के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बट यू आर एक्यूमुलेटिंग सम, still you are coming in contact with some new knowledge, then it is assimilation. Example है यहाँ पे, to a new you are going to a new house without making any changes, then it is assimilation. You are moving to a new house, आप एक नए घर में जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप घर के अंदर कोई नए चेंजेस नहीं कर रहे हैं, it is already as like it was earlier, तो ये एसिमिलेशन है। लेकिन इसी का बिल्कुल उल्टा है एकोमोडेशन। उसमें कहता है शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस विद अल्टरिंग द साइजेस ऑफ द रूम एंड द किचन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जब आप एक नए घर के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग सम चेंजेस इन द साइज ऑफ द रूम एंड द किचन, ठीक है, यू आर मेकिंग इट सम रेनोवेशन काइंड ऑफ, या फिर आप उसका साइज पहले छोटा था, आप उसे बड़ा कर रहे हैं, देन इट इज एकोमोडेशन। यानी कि जो बच्चा होता है, वेन एवर इट स्टार्ट्स फेसिंग सम प्रॉब्लम, जब वो उसके सामने कोई एक नई प्रॉब्लम आती है, तो वो हमेशा उसको एनालाइज करता है कि प्रीवियस नॉलेज जो उसके दिमाग में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वट एवर नॉलेज ही इज ऑलरेडी हैविंग, वेदर ही और शी इज एबल टू मेक टेक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम इट। क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्टिंग नॉलेज कर पा रही है या नहीं। तो वो नई नॉलेज का इंटरेक्शन होना इज एसिमिलेशन, और उस नई नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर जगह देना इज एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और इस टॉपिक को अगर आप लोग जाएं गो थ्रू करें थ्योरी से, तो डिटेल के अंदर भी एक बार आप लोग इससे गो थ्रू कर ले, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। देन कम्स नेक्स्ट, अब एक आती है एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बाद जो स्टेज आती है, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस व्हेन आवर प्रेजेंट नॉलेज डू नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर गिवन सिचुएशन और द प्रॉब्लम। हमारी जो गिवन सिचुएशन और प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे पास पहले से अपने दिमाग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। वी आर ऑलरेडी अवेयर विद सर्टेन नॉलेज इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आर माइंड, ठीक है, लेकिन वो हमें उस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। देन इट इज़ द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है? अब इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले की हमारी जो नॉलेज है, वो हमें प्रेजेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पा रही, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज हो गई। ये जो किड होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज फेस वाइल दे आर ग्रोइंग अप, ठीक है, दे ऑलवेज फेस इट बिटवीन द 0 to 2 years। तो दे आर नॉट एबल टू एनालाइज और कमिंग टू अ सोल्यूशन, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इट इज़ नॉट एनफ टू टेक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम इट। तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, और एक नई चीज़ के साथ और नई सिचुएशन के साथ वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सिचुएशन आती है, वो होती है इक्विलिब्रियम की स्टेज। अब उसे क्या करना है? वो एकोमोडेशन करेगा और अपने दिमाग के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेज को बैलेंस करेगा। यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करेगा, एक नई चीज़ के लिए जगह बनाएगा, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढ लेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज दोबारा से वो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो ये चारों की चारों स्टेजेस इसके अंदर चलती हैं। सबसे पहले होता है एसिमिलेशन, देन कम्स एकोमोडेशन, देन कम द डिसइक्विलिब्रियम। नहीं, पहले आता है जो फर्स्ट होगा वो होगा एसिमिलेशन, देन डिसइक्विलिब्रियम, देन एकोमोडेशन, एंड देन इक्विलिब्रियम की स्टेज को दोबारा से गेन करना, ठीक है। फिर इसके अंदर जो 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, उसको और डिटेल के अंदर जीन पियाजे ने एक्सप्लेन करा है। तो इसमें सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये 0 to 2 years की होती है, और इसे इन्फेंसी की स्टेज भी बोला जाता है, यानी कि इन्फेंटेंस स्टेज के अंदर, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो, इसमें क्या होता है कि जो इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना बच्चों के अंदर, वो पहले से होता है। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग। वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को किससे समझता है? अपने रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू समझता है, ठीक है, उसको सेंस करता है। और सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर इन्फेंट एज इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बिल्कुल इसकी अर्लियर स्टेज है, इन्फेंट्री स्टेज है, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन इसके अंदर होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। वही आप बच्चे को उंगली अगर पकड़ाओगे, तो वो उंगली को ग्रैब कर लेता है और बहुत जोर से उसको पकड़ता है और छोड़ता नहीं है, फिर दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोगों ने स्टिमुलस एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा कि जब भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई हलचल होती है, तो हम उसको एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है।
वेदर वो आवाज़ हो, कुछ भी हो, तो जो बच्चा होता है बिल्कुल ये अर्लियर स्टेजेस में अपनी लाइफ के, तो वो क्या करता है, वो हमेशा रिफ्लेक्स एक्शंस देता है, यानी कि डेफर्ड इमिटेशन, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग इट विल कांस्टेंट, इट विल इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। देन कम्स इन्वॉल्व्स द सेंसेस इन द मोटर, ये स्टेज जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज है, तो इसके अंदर बच्चा अपने सेंसेस का यूज कर रहा है, अपनी मोटर नर्व्स का यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स द सेंसेस इन द मोटर। मोटर नर्व्स जो होती हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ आर नर्वस सिस्टम। देन कम चाइल्ड लर्न टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, इसी स्टेज के ऊपर 0 to 2 years में इट स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट्स की पहचान करने लगता है। देखो यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि ये 0 year से लेकर के अभी 6 month और 1 year की बात हो रही है, तो इतने में तो उसे पता नहीं चलता। इट इज 0 to 2 year कंप्लीट, ये 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल तक की एज में आते आते बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पहचानने लगता है कि ये मेरी बॉल है, दिस इज माई वाटर बॉटल, और अगर मैं इस तरीके से एक्शन दूंगा तो इसके ऊपर ये रिएक्शन होगा अगले बंदे का, ठीक है, मेरी मम्मी आ जाएगी रोने से, या फिर मैं अगर पानी चाहिए तो वो अपना थोड़े बहुत अपने शब्दों को यूज करने लगता है। दैट्स वाई 0 to 2 years कंप्लीट ईयर इन्फेंट एज है ये, ठीक है। और इसके अंदर और क्या आता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट परमानेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, धीरे धीरे बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को सीखने लगता है, दैट द ऑब्जेक्ट इज परमानेंट इवन इट इज आउट ऑफ योर साइट। अब बच्चे की आंखों के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इट कंप्लीटली नोज, बच्चा ये जानता है दैट द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग समवेयर, कहीं ना कहीं तो है, अगर मेरी आंखों के सामने नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला केस यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, बच्चा जो होता है वो ये रियलाइज करने लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, ठीक है, अगर वो उसकी आंखों के सामने नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो है। रैदर एट द अर्लियर स्टेज चिल्ड्रन फील दैट द ऑब्जेक्ट हैज वैनिश्ड और डिसअपियर्ड, और जो वो बहुत छोटा होगा उस एज के अंदर 0 to 6 year 7 year 8 months के अंदर अगर वो होगा तो वो क्या करेगा, इस एज के अंदर वो सोचेगा अगर ऑब्जेक्ट आंखों के सामने से गया तो इट्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिकॉग्नाइज करने लगता है। रिपीटेड टाइम्स जब उसके सामने वही चीज आएगी तो इट विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज कि देयर इज अ परमानेंट existence of the object, that is called object permanence. Then इसके बाद आता है इसी स्टेज में थॉट एंड द मेमोरी ऑल्सो स्टार्ट टू डेवलप इन अ सिस्टमैटिक वे। जो बच्चे की मेमोरी होती है, जो बच्चे का थॉट प्रोसेस होता है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो कई चीज़ें अपने डेली लाइफ के अंदर वो डेली क्या कर रहा है, वो रिपीटेडली सेम चीज़ों को देख रहा है, तो उसका एक सिस्टम जो होता है दिमाग के अंदर पूरा का पूरा एक चेन होती है, एक सीरीज होती है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्शंस एंड थिंकिंग, धीरे धीरे सिंपल एक्शन से वो कॉम्प्लेक्स एक्शन के ऊपर आता है, ठीक है, और जो उसका थिंकिंग होती है वो वाइडनिंग होती जाती है, थिंकिंग यानी कि वो और वाइड हो जाता है। पहले जो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर और सब कुछ ऐड ऑन होने लगता है, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एक्शंस होते हैं। देन कम्स, अब जो जीन पियाजे हैं उन्होंने इसकी कुछ सब स्टेजेस बताई हैं फर्स्ट स्टेज की, ठीक है, जिसमें पहली स्टेज है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, दैट इज 0 to 1 month। वही मैंने बताया आपको कि वो रिफ्लेक्स एक्शंस देता है, ठीक है, यानी कि इंस्टेंट वो रिस्पॉन्स करता है, लाइक ग्रैबिंग द थिंग्स इंस्टेंटली, स्टिमुलस वाला जो प्रोसेस है। इसके बाद सेकंड आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, दैट इज 1 to 4 month। सेंसेशन इन द स्केमास गेट कोऑर्डिनेटेड इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर वैसे ये पता है इतना डिटेल में आएगा नहीं, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स है वो सिर्फ सीटेट नहीं है, केवीएस पीजीटी और DSSS के अंदर भी बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और पीजीटीज के लेवल के लिए कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस में भी आस्क फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो। तो सेंसेशन और स्केमास जो होते हैं वो इस स्टेज के अंदर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, और वो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, दे टेंड टू रिपीट द सेम एक्शन टू डिराइव द प्लेजर फ्रॉम इट। वो एक ही, जैसे वो अगर उसे अंगूठा जूसने की आदत है तो वो रिपीटेडली वो क्या करेगा, अपने थंब को अपने मुंह में लेगा, बिकॉज इट इज गिविंग इट अ प्लेजर, सूदिंग फीलिंग और द प्लेजर, ठीक है, तो वो रिपीटेडली उसी काम को दोबारा दोबारा करता है टू गेट प्लेजर आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस 4 to 8 month के अंदर, चिल्ड्रन बिकम मोर फोकस्ड ऑन डूइंग द एक्शन। अब उसकी बारी आती है कि वो काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, अपना एक्शन का रिस्पॉन्स ज़्यादा देता है एनवायरमेंट को, लाइक अगर बॉल उसकी तरफ आ रही है तो वो भी उसके ऊपर हाथ मारेगा, पैर मारेगा, ठीक है, एंड रिपीटिंग द सेम एक्शन विद मेनी ऑब्जेक्ट्स, और वो उसी काम को और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ करने लगता है। देन फोर्थ स्टेज है इसकी कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्शन 8 to 12 month। कोऑर्डिनेशन के अंदर 8 to 12 month है जो ये कहता है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द गोल्स एंड द मीन्स। उसे करना क्या है और कैसे करना है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने लगता है, ठीक है, वो जनरलाइज करता है अपनी लर्निंग को, और वो एक या फिर दूसरी अलग अलग तरीके की सिचुएशन से लर्न करने की कोशिश करता है, उनसे नई नई चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी शुरू कर देता है। देन टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, 12 to 18 month के अंदर अब क्या करता है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड वाला इसके लिए स्टेज होता है। इसमें वो क्या करेगा, वो बार बार गलती करेगा लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ सीखेगा, बिकॉज इट वॉन्ट टू
इट वांट इट्स केयर गिवर, जो भी उसका केयर गिवर है, इट वांट टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, वो उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि ये लोग अटेंटिव हो जाएं और मेरे को वो दें, अटेंशन दें, ठीक है। फिर आता है लास्ट वन, इसके अंदर अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट होता है 18 टू 24 मंथ के अंदर। चिल्ड्रन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेंटल एक्टिविटीज रैदर देन द फिजिकल एक्शंस एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। अब वो क्या करते हैं, वो फिजिकल एक्शन की बजाय अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपने दिमाग के अंदर प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अबाउट। एट दिस स्टेज दे शो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी जो होती है वो उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। एंड दे कम टू नो दैट इवन इफ द टॉय इज नॉट देयर, it is still it's not in their side but it is still exist in the environment। वो कहीं ना कहीं environment में तो है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है तो doesn't matter, but वो हमारे environment में कहीं ना कहीं तो exist करता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज जो है वो इसकी 18 टू 24 मंथ होती है, यानी कि 2 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सब स्टेजेस बताइए उन्होंने फर्स्ट स्टेज की, दैट्स वाई कहा गया है कि ही इज जीन पियाजे को जो है वो बोला गया है कि ही इज़ अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। और बहुत डीप जा करके उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल एनालाइज करके एक स्टेज के बारे में जो है अपने कंक्लूजन्स दिए हैं, अपनी थ्योरी दी है। देन कम्स द नेक्स्ट, इसके अंदर यू माइट हैव हर्ड कि इसकी जो स्टेजेस हैं उसमें पहला हमने जो स्टेज है वो पढ़ ली, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज थी 0 to 2 ईयर्स, और उसे इन्फेंट एज भी बोला जाता है। देन कम द सेकेंड स्टेज, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, टॉडलर से जिसे बोला जाता है 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। अब ये 2 to 7 ईयर्स के अंदर क्या करता है बच्चा, सबसे पहले बोला गया इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्यों बोला गया ऑपरेशनल, तो नाम ही जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कि ऑपरेट करने की बारी आ गई, बट वाई प्री, बिकॉज द चिल्ड्रन कैन नॉट परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। अब वो यहाँ पे अपने लॉजिक को नहीं लड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसे लॉजिकल एनालिसिस से कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसकी अपनी साइकोलॉजी, अपनी इंट्यूशन अंदर से जो बोल रही है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी 2 कैटेगरीज आती हैं, पहला है प्री कंसेप्चुअल, 2 to 4 ईयर में वो प्री कंसेप्चुअल बोला गया उसे, एंड द सेकंड वन इज 4 to 7 ईयर्स की जो एज है उसे उसने इंट्यूटिव स्टेज जो है नाम दिया है। थॉट प्रोसेस बिगिंस ऑफ देयर ओन एंड दे कंसिडर, जो बच्चे होते हैं दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ एज द लिटिल एडल्ट्स, ठीक है। उनका अपना थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, अब वो हर चीज़ में अपना दिमाग लड़ाना शुरू करते हैं। उन्हें दिखता है सामने जो हमारे एडल्ट्स घूम रहे हैं, द वे दे आर रिएक्टिंग, दे ऑल्सो थिंक ऑफ देमसेल्फ टू बी द लिटिल एडल्ट्स, वो अपने को भी बड़ा समझने लगते हैं, दे बिहेव लाइक दैट, ठीक है। तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट है ईगो सेंटरिज्म। येस, ये जो 2 to 7 ईयर्स की एज है ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है ये, एंड दैट इज ईगो सेंटरिज्म। बच्चे जो होते हैं दे ऑलवेज हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। ईगो सेंटरिज्म है क्या, कि बच्चों की अपनी सोच है, वो बोलते हैं जो मैं सोच रहा हूँ वो ही ठीक है और जो बाकी सोच रहे हैं वो सब कुछ गलत है, बिलीव इट टू बी करेक्ट एंड द ओनली वन फॉर ऑल, एंड दे थिंक दैट कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही सबका है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सारे सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये ईगो सेंटरिज्म, इसको उन्होंने टर्म दिया है जीन पियाजे ने। बट ग्रेजुअली इट टर्न्स इनटू द डीसेंटरिंग, मीन्स मैनी पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट। धीरे धीरे बच्चे जो होते हैं वो डीसेंटरिंग को सीख जाते हैं, और डीसेंटरिंग क्या है, दे स्टार्ट रियलाइजिंग, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव हैं, या फिर चीज़ों को देखने के जो नज़रिए हैं वो अलग भी हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो हमसे अलग सोचते हैं, दे स्टार्ट लर्निंग दैट, ठीक है। देन इट सेज कि एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या है, टू बिलीव दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर द लिविंग एग्जाम्पल। बच्चे ये सोचते हैं कि हर चीज़ लिविंग है, ठीक है। उनके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो भी इसी स्टेज में होता है, दे बिलीव दैट कि वो भी क्या है, वो लिविंग है। बुक है, टेबल है, वट एवर कम्स इन, whatever the things are there in their environment, they feel that they all are living. Table also get hurt and the car is not starting because it is too tired. अब कार थक गई है इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। और मैं एक टेबल को थप्पड़ मारूंगा तो वो भी रोने लगेगा, या फिर उसको भी चोट लग रही है एंड दे फील रिलैक्स्ड कि चलो इसको भी लग गई, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। उनको ऐसा लगता है कि उनके एनवायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दे ऑल आर लिविंग। Use of the symbols, languages, pictures, signs or the gesture to present their actions or the objects mentally, that is called, इसको एक टर्म दिया उन्होंने symbolism। उन्होंने symbols के थ्रू जो होता है बच्चा वो रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को, या फिर वो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है, वो अपने कोई ना कोई साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपने जेस्चर, अपने साइंस को यूज़ करता है। लाइक उसे पानी में आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर बच्चा पानी मांगना शुरू करता है, मम 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 काइंड ऑफ लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया है जीन पियाजे ने, दैट इज सिंबलिज्म, ठीक है। दे हैव देयर पर्टिकुलर साइंस, वो अपने अपने दिमाग से अपने प्रोसेस से सोचे हुए अपने सिंबल्स और साइंस के थ्रू सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं।
देन कम्स इसके अंदर कैन नॉट डू द रिवर्सिबल थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे के अंदर कि रिवर्सिबल थिंकिंग वो लोग नहीं कर सकते. व्हाट इज दिस रिवर्सिबल थिंकिंग एक्चुअली अबाउट? इट इज अबाउट ओनली वन वे डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग. बच्चों के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है सोचने का, समझने का. ठीक है, वो दो तरीके से नहीं सोच सकते, और किसी भी चीज को, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को, अगर वो एक पिक्चर को अपने दिमाग के अंदर इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसे रिवर्स करने की कोशिश करोगे, देन दे विल टेक टाइम. ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, टाइम लेकर के समझेंगे उस चीज को, या फिर वो समझेंगे ही नहीं. दे ऑलवेज फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिवर्स काउंटिंग. आप बच्चे को आप 1 to 30 तक, 50 तक काउंटिंग सिखा देते हो, दैट इज ईजी फॉर देम. बट आप उसे बोलते हो 50 to 1 पे आने में, दे विल ऑलवेज डू द मिस्टेक्स. ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प माइंड हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फेस डिफिकल्ट इन द रिवर्स काउंटिंग. दे फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंडेड फैमिली ट्री. व्हाट इज दिस? अब तुम उन्हें, बच्चों को पूरा वही दादा दादी और ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री अगर समझा रहे हो, तो दे फाइंड इट डिफिकल्ट. उनको बहुत ईजी लगता है कि जो सब बोल रहे हैं हम भी वही बोलें. ठीक है, तो एक्सटेंडेड फैमिली ट्री को उन्हें समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी यूनिडायरेक्शनल जो होती है वो थिंकिंग प्रोसेस होता है. अभी 2 to 7 ईयर में दे कैन थिंक ओनली वन वे, इन द वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है, मल्टी नहीं है वो, मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकता. अब बात आती है कि जो जीन पियाजे का जो सिस्टम है मल्टी डायरेक्शनल के लिए, अच्छा हाँ, मैं उसके अंदर आपको एक एग्जांपल दूँ तो वो ग्लासेस का एग्जांपल है. लाइक बहुत फेमस एग्जांपल है ये जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर, कि 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आपके सामने पड़े हुए हैं, और एक बड़ा है और एक छोटा ग्लास है, और लेंथ और विड्थ से बच्चे को कोई लेना देना नहीं है, बट यू हैव पोर्ड द इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर इन बोथ द ग्लासेस. दोनों के अंदर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला, लेकिन बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो उससे पूछोगे किस में ज़्यादा है, तो जो लंबा है वो बड़ा ग्लास है हाइट में, वो उसी को बोलेगा इसमें ज़्यादा है, जबकि जो ब्रॉड है उसके अंदर भी ज़्यादा है. तो दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द लेंथ एंड द विड्थ, दे डोंट हैव एनी एनालिसिस. लेकिन जो उन्हें दिख रहा होता है बस उन्हें वही पता होता है, यानी कि उनका वन वे डायरेक्शन थिंकिंग होती है कि जो लंबा ग्लास है इसी में बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा पानी होगा. तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका. ठीक है, फिर आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. अब ये जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है और जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेजेस हैं 2 to 7, इसके अंदर आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें, क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से. ठीक है, कि 2 to 7 ईयर में आप कैसे उनको एजुकेशन देंगे. द वन वे मेथड इज, फर्स्ट मेथड है प्ले वे मेथड. क्यों इनको प्ले वे स्कूल्स बोला जाता है? रीजन ही यही है कि उनको खेल के साथ सिखाया जाएगा. यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली एंड यू विल ग्रैब ऑल दैट. नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच द किड्स एट दैट स्टेज. ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे. द प्रॉपर वे इज टू द प्ले वे मेथड. आप उनके साथ खेलोगे, आप उनके साथ एक्टिविटीज करोगे, दे विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट. ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि वो प्ले वे मेथड को यूज़ करते हैं. हैंड ऑन एक्टिविटीज़, लाइक फिंगर आप पॉइंट करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिंगर पॉइंट करके यू विल टीच देम कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है इसको हम ये कहते हैं, ये टॉय है, दिस इज एलिफेंट. ठीक है, दिस इज बियर, बियर लुक्स लाइक दिस, और ये एप्पल है, ये मैंगो है, एंड काइंड ऑन. ठीक है, सो ऑन. तो दीज आर द हैंड ऑन एक्टिविटीज़. अब प्रैक्टिकल वे एंड द एक्सपीरियंसेस एंड द ऑथेंटिक लर्निंग. येस, जीन पियाजे का कहना है कि ये जो टॉडलर स्टेज होती है इसके ऊपर अगर आपको उनको एजुकेशन देनी है, देन यू विल हैव टू यूज़ द प्रैक्टिस वे एंड द एक्सपीरियंसेस. आपको प्रैक्टिस उन्हें करवानी पड़ेगी, आपको उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा कि वो रियली एक्चुअल में जो अपना रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक्चुअल में जो वो सीख रहे हैं वो उनका सही तरीका है किसी भी चीज़ को जानने का. ऑथेंटिक लर्निंग होनी चाहिए, जेन्युइन लर्निंग यू विल हैव टू गिव देम. आप खड़े होकर के उनको खाली थ्योरी बताया जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, दे विल डू नथिंग. ठीक है, तो प्ले वे मेथड, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ मेथड, प्रैक्टिस वे मेथड, उनके अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यहाँ पे काम करेंगे. ठीक है, कि वो खुद जो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और एक्चुअली हम लोगों ने उस चीज़ को देख भी लिया, एंड देन दे विल स्टार्ट टू बिलीविंग दैट एंड लर्न फ्रॉम इट. तो ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं. अभी फ्रेंड्स मैं कमिंग जो वीडियोस होंगी उनके अंदर मैं से अभी जो 2 स्टेजेस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, रेस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड, और जितने भी आपके नीडी वंस, जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, सो दैट आई मे क्रिएट मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.